जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 43 है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत खूबसूरत गज़ल लिखी है गालिब साहब ने। तो पहला शेर है कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। मैं वो क्यों बहुत पीते बज़्म गैर में या रब, मैं वो क्यों बहुत पीते बज़्म गैर में या रब, आज ही हुआ मंजूर उनको इम्तिहान अपना। मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकां अपना। दे वो जिस कदर ज़िल्लत हम हंसी में टालेंगे, दे वो जिस कदर ज़िल्लत हम हंसी में टालेंगे, बारे आशना निकला उनका पासबां अपना। दर्द दिल लिखूं कब तक जाऊं उनको दिखला दूं, दर्द दिल लिखूं कब तक जाऊं उनको दिखला दूं, उंगलियां फिगार अपनी खामा हूं चका अपना। घिसते घिसते मिट जाता आपने अबस बदला, घिसते घिसते मिट जाता आपने अबस बदला, नंगे सजदा से मेरे संगे आस्तां अपना। ता करे न गमाजी कर लिया है दुश्मन को, ता करे न गमाजी कर लिया है दुश्मन को, दोस्त की शिकायत में हमने हम ज़बां अपना। हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में यकता थे, हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। पहला शेर देखें कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। परिवश का मतलब होता है परियों जैसे चेहरे वाला या परियों जैसे चेहरे वाली, और रकीब का मतलब है राइवल इन लव। राजदां इज़ लाइक ए फ्रेंड, ए कॉन्फिडेंट, जिसके साथ आप अपने राज जो हैं वो सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। तो इस शेर के अंदर देखें कि वो महबूब के हुस्न की तारीफ़ भी कर गए हैं और अपनी शेर व शायरी अपने अंदाज़ बयां की तारीफ़ भी कर गए हैं। तो कहते हैं ज़िक्र उस परिवश का, कि उस परिवश का क्या ज़िक्र, उसकी ब्यूटी, उसके हुस्न का क्या ज़िक्र कोई करे, और फिर बयां अपना, और फिर उसके ऊपर जिस तरह से हम उसको बयां करते हैं, एंड रिज़ल्ट क्या निकला कि बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। तो हुआ ये है कि उनका एक दोस्त था, उनका एक राजदां था, जिसके सामने वो गालिब साहब अपने अंदाज में अपने खूबसूरत महबूब, जिसको उन्होंने यहाँ पे परिवश कहा है, उसकी खूबसूरती को उन्होंने बयान कर दिया है। और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो वो बहुत ही खूबसूरत महबूब या महबूबा है, और दूसरा तो उसकी भी तारीफ़ वो कर रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे अंदाज़ के भी क्या कहने हैं, हमारे अंदाज़ बयां के भी क्या कहने हैं, कि जिस तरह से हम अपनी शेर व शायरी में उसको, उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हैं, उसके भी क्या कहने हैं। और जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया गया, उसकी खूबसूरती को और हमारे अंदाज़ बयां को, जब हमने ये ज़िक्र जो है अपने दोस्त को सुनाया, तो वो कैसे रेजिस्ट करता। अब हुआ ये कि वो भी हमारे खूबसूरत महबूब का आशिक बन गया। तो देखिए इसके अंदर महबूब की खूबसूरती की भी तारीफ़ कर दी गई है, और गारे साहब ने अपनी शेर व शायरी, अपने अंदाज़ बयां की भी तारीफ़ कर दी है। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड प्ले। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। तो अगला शेर देखें कि मैं वो क्यों बहुत पीते बज़्म गैर में या रब, मैं वो क्यों बहुत पीते बज़्म गैर में या रब, आज ही हुआ मंजूर उनको इम्तिहान अपना। तो इस केस के अंदर ये अपनी जेलसी की फीलिंग इस शेर के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब की है। हुआ ये है कि जो खूबसूरत महबूब है वो बज़्म गैर में है। बज़्म गैर मीन द गैदरिंग ऑफ द अदर हु द राइवल इन लव। रकीब या गैर की महफिल में जो महबूब है वो बैठा हुआ है और वो खूब शराब पी रहा है, राइट, सो मच सो दैट शी इज़ अबाउट टू लूज कॉन्शियसनेस, शी इज़ टेस्टिंग हर कैपेबिलिटी टू ड्रिंक। और गालिब साहब को ये बात मंजूर नहीं, वो जेलस है इस बात से। मल्टीपल लेयर्स हैं जेलसी की। एक तो ये कि उनकी जो महबूबा है वो गैर की महफिल में बैठी हुई है, वो मंजूर नहीं। गैर उनको देख रहा है, उसकी महबूबा को देख रहा है, वो मंजूर नहीं। दूसरा ये कि शी हैज़ लेट गो ऑफ हर इनहिबिशंस इन द प्रेजेंस ऑफ द राइवल। वो इतनी ज़्यादा शराब पी रही है वो
कि शी इज़ अबाउट टू लूज़ कॉन्शियसनेस, उसके पर्दा जो है वो हट गया है, और इस स्टेट के अंदर रकीब या गैर उस महबूबा को देखे ये गालिब साहब को मंजूर नहीं। तीसरा ये कि वो प्रेफर ये करते हैं कि ये जो दिस मैटर शुड हैव बीन ए प्राइवेट मैटर बिटवीन मिर्ज़ा गालिब हु इज़ द ट्रू लवर एंड द बिलवड। तो अब ये जो है उन्होंने गैर के सामने ये मुद्दा ला के रख दिया है महबूबा ने, तो उनको ये मंजूर नहीं है। तो इफ़ेक्टिवली इस शेर के अंदर वो कहते हैं कि आज ही हुआ मंजूर उनको इम्तिहान अपना। इसके अंदर केस के अंदर महबूबा जो है वो अपनी भी शराब पीने की कैपेबिलिटी का इम्तिहान ले रही है, और गालिब साहब की इश्क और मोहब्बत और उनकी जेलसी की फीलिंग और उनके इमोशंस का भी इम्तिहान ले रही है। और ये दिस इज़ ओवरऑल ए नेगेटिव सिचुएशन विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मिर्ज़ा गालिब। तो उन्होंने कहा है कि वो क्यों कर रही है, इफेक्टिवली उन्होंने ये इस बात पे एक्सप्रेस किया है कि वो क्यों ये इस तरह के इम्तिहान ले रही है, या मैं वो क्यों बहुत पीते बज़्म गैर में या रब, या खुदा के सामने ये फरियाद कर रहे हैं, आज ही हुआ मंजूर उनको इम्तिहान अपना। तो ये शेर का मतलब है। अच्छा, अगला शेर देखें कि ये एक बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेर है बट आल्सो फैसिनेटिंग। तो कहते हैं कि मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से उधर होता आकाश के मकान अपना। तो मंजर का मतलब है लाइक ए व्यू और ए स्पेक्टिकल, बुलंदी का मतलब है हाइट, अर्श मीन्स द स्काई और द हेवंस। इस केस के अंदर आप जन्नत या हेवंस की सेंस में अर्श को यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो इट आल्सो मीन्स स्काई, आसमान को भी बोलते हैं। तो वो कहने की कोशिश ये कहते हैं कि अर्श से उधर होता, कि मेरा जो मकान है वो जन्नत की या अर्श की दूसरी साइड पे अगर होता, तो काश ऐसा होता कि मेरा मकान अर्श की दूसरी साइड पे होता। तो अगर ऐसा होता तो मैं क्या कर पाता, मैं उस बुलंदी से एक अलग नज़ारा देख सकता। तो अब हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, जो अर्श है वो ऊपर है, जो हेवंस हैं वो ऊपर हैं, और अब ये बात गौर करने की है कि किस साइड की वो बात कर रहे हैं, कि उनका लाइक व्हाट इज़ हिज विश, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली ये है कि वो कोई और एक नज़ारा देखना चाहते हैं, कोई दूसरा पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं, जो कि अभी वो नहीं देख पा रहे हैं। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उनकी करंट स्टेट कहाँ पे है, जिस मकान की वो बात कर रहे हैं वो इस स्टेट में मतलब करंट स्टेट में कहाँ पे है वो, है। तो उसकी दो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन, दो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि ज़मीन नीचे है, ऊपर आसमान है या जन्नत है, और गालिब साहब का मकान उसके ऊपर है। अगर मकान जन्नत से ऊपर है, जब वो बोलते हैं कि अर्श से उधर होता, तो अगर इसका मतलब ये है कि वो जन्नत से ऊपर है उनका मकान, है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस ये हो सकती है कि वो सिर्फ जन्नत को देख सकते हैं, राइट। तो जन्नत के अंदर जो लोग आराम से रह रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वो उसको देख पा रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने जो इंसान का, ज़मीन पे रहने वाले इंसान का, इस अर्थ पे रहने वाले इंसान का जो पर्सपेक्टिव है, उसकी पेन सफरिंग जो है, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, वो पर्सपेक्टिव वो अब नहीं देख पा रहे। And that is the perspective that he wants to see, right? He has basically lost connection with the human perspective because all he can see is the heaven, yeah? तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आप गालिब साहब का जो करंट मकान है उसको जन्नत से नीचे प्लेस करते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हाँ, वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव को तो देख सकते हैं, लेकिन अब वो जन्नत का नज़ारा नहीं देख सकते, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ क्रेविंग फॉर। तो सारी ज़िंदगी बताया गया कि आप अच्छे इंसान बन के रहें, रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, तो आपको जन्नत में भेजा जाएगा, तो अब शायद वो देखना चाहते हैं कि ये जन्नत की रियलिटी क्या है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, अगर मैं अच्छा मुसलमान होऊंगा तो क्या मैं जन्नत में जाऊँगा। तो इट इज़ द व्यू ऑफ द हेवंस दैट ही इज़ क्रेविंग फॉर। तो ये इसकी दो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये दो जो हैं वो सीधी सीधी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आई थिंक लाइक ही वॉन्ट्स टू सी ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये आप पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं कि जहाँ से जो उनका करंट पर्सपेक्टिव है उससे वो अलग पर्सपेक्टिव जो है वो देखना चाहते हैं। तो कहते हैं मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकान अपना। अच्छा, ये देखिए, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मिर्ज़ा गालिब्स शायरी। क्या उन्होंने इमेजिनेशन की है इसके अंदर,
और देखिए कितने पर्सपेक्टिव इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। आप इसको जितनी बार पढ़ते जाएंगे शारोर नए नए इसके एस्पेक्ट्स जो हैं इमर्ज करते जाएंगे। तो अगला शेर देखें कि दे वो जिस कदर ज़िल्लत हम हंसी में टालेंगे, दे वो जिस कदर ज़िल्लत हम हंसी में टालेंगे, बारे आशना निकला उनका पासबां अपना। तो पासबां इज़ लाइक ए गेट कीपर। तो वो अब ये देखिए कि वो महबूब का घर है, उसके बाहर पासबां खड़ा है, गेट कीपर खड़ा है। जो दूसरे शेरों में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो गालिब साहब को महबूब के घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा है। सो बॉटम लाइन इज कि इज़ द ब्यूटीफुल बिलवड इज़ अनअप्रोचेबल। गालिब साहब तो मिलने तो महबूब से चाहते हैं, लेकिन उस परमिशन नहीं दे रहा वो जो गेट कीपर है पासबां जाने की। तो और दूसरा ये है कि इन द हायरार्की ऑफ थिंग्स, जो पासबान है उसका रैंक कोई बहुत ऊपर नहीं है, राइट। सबसे ऊंचा रैंक तो महबूब का है जिसको वो मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक लो रैंकिंग जो इंसान है जो कि दरबान है महबूब के घर का, उसको उन्होंने अपना दोस्त बना लिया है, राइट। तो इसके दो तीन एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि वो ही इज़ अ डेस्परेट आशिक है, तो महबूब के घर का जो पासबान है वो भी उनके लिए बहुत बड़ी हस्ती है। दूसरा ये है कि ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट ग्रवलिंग इन फ्रंट ऑफ द बिलवड। और एक उसका जो लो रैंकिंग ऑफिशियल है उसके सामने भी वो अपनी औकात जो है नीची बता रहे हैं। तो और वो कह रहे हैं कि हमने उस बारे आशना निकला उनका पासबां अपना, कि हमने आशना बना लिया है उसको, उसके साथ दोस्ती कर ली है। और अब क्या हुआ कि दे वो जिस कदर ज़िल्लत हम हंसी में टालेंगे, कि महबूब के घर का दरबान भी हमको ज़िल्लत अगर देगा तो हम उसको हंसी मजाक में टाल देंगे, हम उसको टॉलरेट कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही डेस्परेट आशिक की सिचुएशन बताई गई है कि महबूब जितने भी जुल्म सितम ढाता है वो उसको हंस के झेलते हैं। सो मच सो कि महबूब के घर का दरबान भी अगर उनको डिस्ग्रेस करता है, उनकी बेइज्जती करता है, वो उसको हंसी में टाल देंगे, राइट। ही इज़ लाइक दिस इज़ he is willing to take any pain and suffering at the hand of the beloved. Like he's so much so he's like debasing himself to the bottom rung of the society, and he's eager to cultivate friendship with even a lowly servant or gatekeeper of the beloved. तो दे वो जिस कदर ज़िल्लत हम हंसी में टालेंगे, बारे आशना निकला उनका पासबां अपना। अच्छा, ये अगला शेर जो है ये बहुत बहुत ही खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि दर्द दिल लिखूं कब तक जाऊं उनको दिखला दूं, दर्द दिल लिखूं कब तक जाऊं उनको दिखला दूं, उंगलियां फिगार अपनी खाम आँखों चका अपना। तो दर्द दिल मीन्स पेन ऑफ द हार्ट। वो कहते हैं मैं ये कब तक लिखूं। तो वो जब वो क्या गालिब साहब लिखते हैं, क्या शेर व शायरी लिखते हैं, उस शेर व शायरी के अंदर वो अपना दर्द दिल एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन वो शेर व शायरी जो है इट्स नॉट प्रूविंग टू बी ए सफिशिएंट मीडियम, या वो बहुत देर से लिख रहे हैं, राइट। लेकिन दर्द दिल इतना बड़ा है, इतना डीप है कि वो शायरी में सफिशिएंटली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। तो वो कहते हैं दर्द दिल लिखूं कब तक जाऊं उनको दिखला दूं। तो अब वो ये एक ऑल्टरनेटिव जो है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो गोल है उनका, चाहते वो क्या है कि वो अपना दर्द दिल जो है, immense pain and suffering of his heart, he wants to express that in his verses। अपनी शेर व शायरी में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और एंड गोल ये है कि महबूब उस शेर व शायरी को पढ़ेगा और उनके दर्द दिल को समझने की कोशिश करेगा। तो वो लिख ही नहीं पा रहे अपनी शेर व शायरी में, पहले तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, महबूब के पढ़ने की बात तो दूर है। तो कहते हैं क्या मैं ऐसा ना करूँ कि उनको दिखला दूँ, उंगलियाँ फिगार अपनी खामा आँखों चका अपना। उंगलियां फिगार अपनी का मतलब है वूंडेड फिंगर्स, और खामा खूं चका, खामा होता है जो रीड पेन, जो कलम जिससे वो लिख रहे हैं, खूं चका अपना, इट्स ड्रिपिंग ब्लड। तो कहते हैं ये जो मेरी उंगलियां जो कट गई हैं या जो ज़ख्मी हो गई हैं शायरी को लिखते लिखते, वो ना मैं जाके उनको दिखा दूँ, और मेरे जो कलम से जो खून में लिपटी हुई जो मेरी कलम है ये ना मैं उनको दिखला दूँ जाके। तो that way she might be able to understand my pain and suffering, the pain and suffering of my heart, because clearly I'm unable to express that intensity in my own शायरी। तो दूसरा इसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप देखें कि वो कहने की कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उनकी शायरी में इतनी शिद्दत, इतनी गर्मी है। एक तो उनका दर्द जो है वो इतना डीप है, फिर ऊपर से वो उस दर्द को जब अपनी शायरी में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो शायरी में भी इतनी शिद्दत आ जाती है
कि लिखने वाली उंगलियां जो हैं वो कट जाती हैं, और जो कलम जो है वो खून में लिपट जाता है, क्योंकि उनकी उंगलियों से, उनके कलम से वो इंटेंसिटी, वो गर्मी जो उनकी शायरी में है, जो सैडनेस उनकी शायरी में है, वो हैंडल नहीं हो रही है। तो उंगलियों से खून टपकने लग गया है, उंगलियां कट गई हैं शायरी के लिखते लिखते। तो ये इसके 2-3 पर्सपेक्टिव हैं। तो टू समराइज़, वो अपना दर्द दिल जो है वो शायरी में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। शायरी इज़ नॉट प्रूविंग टू बी a sufficient enough medium to express the intense emotions and pain that he has. In the process, because of that intensity, लिखते लिखते उनकी उंगलियां जो हैं वो कट गई हैं, खून निकलने लग गया है, उनका कलम जो है वो खून से लथपथ हो गया है। तो कहते हैं कि इस शायरी की बजाय, लिखने के बजाय और उसको महबूब को पढ़ाने के बजाय, मैं ये ना करूं कि अपनी ज़ख्मी उंगलियां और खून से लिपटा हुआ कलम उसको दिखा दूं, ताकि इसके ज़रिए वो समझ सके कि मैं किस पेन और सफरिंग से मेरा दिल जो है वो गुजर रहा है। तो दर्द दिल लिखूं कब तक, जाऊं उनको दिखला दूं, उंगलियां फिगार अपनी, खामा आँखों चका अपना। अच्छा, तो अगला शेर देखिए। दिस इज़ ऑल्सो अनदर शेयर अबाउट डीबेसिंग हिमसेल्फ, कि अपने आप को इश्क में वो कितना गिरा देते हैं महबूब के सामने, उसी का एक एक्सप्रेशन है। तो पढ़ने से पहले, चलो एनीवेज पहले इसको पढ़ते ही हैं फिर देखते हैं मतलब को भी। कहते हैं, घिसते घिसते मिट जाता आपने अबस बदला, नंगे सजदा से मेरे संगे आस्था अपना। संगे आस्था मतलब आप देखें कि जो महबूब का जो डोर सिल का जो स्टोन है, उसके दरवाजे के बाहर जो पत्थर लगा हुआ है जिसके ऊपर पाँव रख के लोग अंदर आते हैं, वो संगे आस्था है। और नंगे सजदा का मतलब है डिस्ग्रेस्ड ऑफ माई प्रोस्ट्रेशंस। आप महबूब, आप सजदा जब करते हैं तो महबूब के जो संगे आस्था हैं उस पत्थर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर रखे, जब आप सजदे कर रहे हैं एज ए लवर, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि एक यहाँ पे एक डिस्ग्रेस, एक शर्म इसके साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि एक तो महबूब जो है वो उसको वैल्यू नहीं करता, ये वन साइडेड जो है सजदे हैं। सजदे ऑब्वियसली द इम्प्लीकेशन इज कि इफ़ यू respect or love somebody of a higher stature, you will, or a higher status in your life, तो आप उसके सामने अपने आप को डीबेस कर रहे हैं। उसके साथ भी एक थोड़ी सी डिस्ग्रेस की फीलिंग एसोसिएट हो सकती है, क्योंकि आप किसी के सामने अपने आप को झुका रहे हैं। तो कहते हैं कि घिसते घिसते मिट जाता आपने अबस बदला। तो महबूब ने क्या किया है, वो कहते हैं कि ये मेरे सजदे जो हैं, जो मैं कर रहा हूँ तेरे संगे आस्था पे, इसके साथ जो शर्म एसोसिएटेड है, ऑल्सो द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मी रबिंग माई फोर हेड ऑन द स्टोन आउटसाइड ऑफ योर डोर, ये पत्थर जो है घिसते घिसते खुद ही मिट जाता, तेरे को बदलने की ज़रूरत नहीं थी, तूने फिजूल ही इसको बदला। तो इसके अंदर कहने की वो जो कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं बेबस आशिक हूँ, मेरा तो काम ही ये तेरे दरवाजे पे आके सजदे करते रहना, और इस सजदों के साथ जो भी शर्म एसोसिएटेड है, वो अगर तेरे ऊपर ये तू ये फील करती है कि यू विल बी डिस्ग्रेस्ड, जब लोग देखेंगे कि कोई आशिक आके तेरे दरवाजे पे सजदे कर रहा है, तो तू उसकी चिंता मत कर, मैं ये इतनी बार सजदे करता हूँ कि थोड़ी देर में ये घिस घिस के पत्थर ही यहाँ से मिट जाएगा। तो इसके पत्थर के साथ एसोसिएटेड जो डिस्ग्रेस का निशान है वो भी मिट जाएगा, राइट। तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे भी कोई आशिक था। यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट मी एंड द डिस्ग्रेस एसोसिएटेड with my like rubbing my forehead on this rock or this stone. So I would have performed so many prostrations that the stone would have been worn away, right? कि तेरे बदलने से पहले मैं इतनी बार इसके ऊपर अपना माथा रगड़ चुका होता कि ये घिसते घिसते खुद ही डिसअपीयर हो गया होता, तेरे को बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी, तूने खामखा इसको बदला। तो डोंट फील डिस्ग्रेस्ड because of the prostrations on this stone. If you're thinking that people will see the stone and disgrace you, don't worry, because this stone itself is gonna disappear soon, because I'm rubbing my head on it so many times. तो ये घिसते घिसते खुद ही मिट जाएगा। Okay? So I think it's more of an imagery
देन एनीथिंग एल्स इन दिस केस। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आशिक जो है उनका काम ही है महबूब के आगे सपना माथा रगड़ना, महबूब के आगे सजदे करना, महबूब की पूजा करना। तो घिसते घिसते मिट जाता आपने अबस बदला, नंगे सजदे से मेरे संगे आस्था अपना। कि आपने इसको खामखा बदला, ये तो वैसे ही डिसअपीयर हो जाता, मैंने इतने बार इसके ऊपर माथा रगड़ना था, इस पत्थर के ऊपर तेरे दरवाजे के बाहर जो लगा हुआ है। अच्छा, तो अगला देखें कि ता करे ना गमाजी कर लिया है दुश्मन को, दोस्त की शिकायत में हमने हमजमा अपना। तो गमाजी का मतलब है लाइक इन्फॉर्मिंग, लाइक बैक बाइटिंग। तो किसी, अगर सपोज करें आपने किसी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में किसी के साथ कोई बातचीत की है जिसमें आपने कुछ नेगेटिव बोला है, तो वो इंसान जाके जिसके बारे में आपने नेगेटिव बोला उसको सुना दे, तो उसको गमाजी कहेंगे। तो कहते हैं कि इसके अंदर एक दुश्मन है। दुश्मन कौन है? कोई आम इंसान भी हो सकता है, बट इट कुड बी द राइवल, या जो महबूब सेम महबूब से इश्क करता है। तो कहते हैं कि दोस्त की शिकायत में हमने उसको हमज़बां कर लिया है, राइट। तो दो सिनेरियोज ये हो सकते हैं। एक ये कि गालिब साहब अपने महबूब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, और जो इस केस के अंदर जो रकीब है वो भी उल्टा सीधा बोल रहा था। तो गालिब साहब को ये डर मन में बैठ गया है कि ये जाके महबूब से मेरी शिकायत ना कर दे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको अपना दोस्त बना लिया और अब हम ज़बानी में बात करने लग गए। तो जो वो रकीब बोलता था, अब उसके साथ उसके अंदर वो हाँ में हाँ मिलाने लग गए, जस्ट टू अर्न हिज फेवर, जस्ट टू अर्न हिज कॉन्फिडेंस, so that he doesn't go to the beloved and complain about मिर्ज़ा गालिब, राइट। तो कहते हैं कि ता करे इस, so that वो मेरी कंप्लेन ना करते मेरे महबूब को जाके, हमने इस दुश्मन को, इस रकीब को भी अपना हम ज़बां कर लिया, अपना दोस्त बना लिया, क्या। तो अब इस केस के अंदर ही इज़ swallowing all the complaints that this rival is perhaps making about the beloved also। क्योंकि जो महबूब है उसने तो सबके ऊपर जुल्म सितम किए हैं, तो रकीब के ऊपर भी किए होंगे। तो रकीब अगर बुरा भला कह रहा है महबूब को, तो गालिब साहब भी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, राइट। हम जवाब बन गए उसके, बिकॉज अदरवाइज ही फियर्स कि कहीं ये जाके मेरी शिकायत ना कर दे महबूब को। और दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने पहले शेर में अपने अंदाज़ बयां की बात की थी, ऐसा हो सकता है कि गालिब साहब ने इस अंदाज से महबूब की कंप्लेन की हो कि जो दुश्मन इस केस के अंदर है, जो राइवल है, वही गालिब साहब का हमज़वा बन गया हो, वो भी हाँ में हाँ मिलाने लग गया हो। और जो महबूब है उसने उस राइवल के ऊपर भी, दुश्मन के ऊपर भी जुल्म सितम ढाए हैं, ऊपर से गालिब साहब ने इस ढंग से डिस्क्राइब भी किया उसको कि दोनों हमज़ुबा बन गए हैं, राइट। दोनों अपने जो है सेम ज़ुबान में बात करना शुरू कर दे, दोनों महबूब को बुरा भला कहने लग गए हैं, राइट। सो बोथ मे बी fearful of each other, that the other person will go and complain to the beloved about them। तो इफ़ेक्टिवली जो बेचारे आशिक हैं गालिब साहब, उनको ये डर है कि कोई उनकी कंप्लेंट ना कर दे उनके महबूब के सामने। उस केस के अंदर उनको जो करना पड़ेगा करेंगे, किसी दूसरे का हमज़बां भी बनना पड़ेगा, जिसको वो नहीं पसंद करते उसके साथ भी एग्री करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। या महबूब के बारे में बुरा भला भी कहना पड़ेगा, वो भी कहने को तैयार हैं वो। तो ता करे ना गमाजी कर लिया है दुश्मन को, दोस्त की शिकायत में हमने हमज़बां अपना। अच्छा, ये आखिरी शेर देखें, ये बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत डीप भी है। तो कहते हैं कि हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में यकता थे, हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। तो दाना का मतलब है ए वाइज मैन, या जो पढ़े लिखा इंसान, समझ रखने वाला इंसान, कोई एक्सपर्ट, सम सॉर्ट ऑफ ए सेज। तो वो कहते हैं कि हम कहाँ के दाना थे, कि मैं कहाँ का एक दाना था। लाइक आई वॉज इफेक्टिवली, रिटोरिकल क्वेश्चन है, कहने की मतलब ये है कि आई वॉज नेवर ए वाइज मैन, मैं कहाँ कोई एक्सपर्ट था, मैं कहाँ क्लेम करता था कि मैं कोई दाना हूँ, या किस हुनर में यकता थे, कि मैं किस हुनर में यकता था। अगेन रिटोरिकल क्वेश्चन, कि आई हैड नो स्किल, आई वॉज नॉट क्लेमिंग टू ए वाइज मैन, सो बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। सो देन वाई विदाउट एनी रीज़न ओ गालिब द स्काई बिकेम अवर एनिमी। या कहते हैं कि ये ना तो मैंने कोई हुनर होने का
किसी तरह की एक्सपर्टीज़ का क्लेम किया, ना मैंने ये क्लेम किया कि मैं कोई वाइज इंसान हूँ, कोई दाना हूँ। तो फिर आसमान जो है वो हमारा दुश्मन क्यों हुआ है? इसके पीछे एक पर्सपेक्टिव ये है कि शेर व शायरी में और रिलीजियस ट्रेडिशंस में और इवन लिटरेरी ट्रेडिशंस में ये आता है कि जो आसमान जो है, लिटरली आसमान को भी कहते हैं, लेकिन उसको हेवन्स को भी कहते हैं, कभी कभी खुदा को भी आसमान कहा जाता है। इफेक्टिवली हायर पावर्स देन यू, लाइक गॉडली पावर्स। और ये भी कहा जाता है कि जो गॉड है वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ compete भी करता है कभी कभी, या तो अगर उसको लगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत एलिवेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज, तो वो जेलस भी हो जाता है खुदा, और वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर कहर भी बर्पा कर देता है, राइट। ही डजंट वांट ह्यूमन बीइंग्स टू राइज टू हिज ओन लेवल, या ये इसके पीछे की थोड़ी बैकग्राउंड है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो कोई दावा नहीं किया इसके अंदर, आई हैव नो स्पेशल विजडम और स्किल, तो फिर ये खुदा जो है मेरा दुश्मन क्यों बना? ये इफेक्टिवली रिटोरिकल क्वेश्चन है दैट आई हैव लाइक ही गॉट द वर्स्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स इन दिस केस, राइट। ना तो वो दाना थे किसी चीज़ के, कोई एक्सपर्ट, कोई वाइज पर्सन थे, ना ही उनके पास कोई हुनर था, ऊपर से खुदा जो है वो भी उनका दुश्मन हो गया, राइट। तो दिस इज दिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सिनेरियोज, वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, या he had no qualities to face the wrath of heavens, yet he has faced the enmity of God in this case, and that is the situation he's sad about. That is the situation he's questioning कि ऐसा क्यों हुआ, लाइक मैंने ऐसा क्या काम किया कि खुदा जो है मुझसे दुश्मनी मोल लेके बैठ गया। तो एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि खुदा ऐसे किसी ऐरे गहरे से दुश्मनी तो नहीं लेगा, राइट। तो शायद गालिब साहब बातों बातों में ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि yes, he's claiming not to be a wise person, yes, he's claiming that he has no skills, but there still has to be something that God saw in him that he became Mirza Ghalib's enemy, right? तो ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। इफेक्टिवली वो अपनी लाइफ की सिचुएशन को क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार मैंने क्या गलती की, राइट। मैंने तो कोई क्लेम्स भी नहीं किए कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, फिर भी मेरे ऊपर जो है मेरी इतनी बदकिस्मती क्यों हुई, खुदा ने मेरे से दुश्मनी क्यों की, या तो अपनी ख़राब लाइफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए आई थिंक ये शेर जो है लिखा गया है। और ह्यूमन कंडीशन को भी कहते हैं कि हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना, कि बेसबब विदाउट एनी रीज़न गॉड बिकेम माई एनिमी, वाई इज़ दैट। ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।